नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो से हम केमिस्ट्री क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपको MP जेल पहरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है तो हम यहां पर बेसिक्स को जानेंगे और हम यहां पे आज पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और उनको जानेंगे कि इनके मायने क्या होते हैं, इनकी अवस्थाएँ कितने प्रकार की होती है और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो केमिस्ट्री जो है हम इस पे बात करते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ से इसका आरंभ हुआ है, कहाँ से ये जो टर्म आया है इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए जो केमिस्ट्री है ये बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये मान लीजिए ये आयरन है, यानी एक लोहा का टुकड़ा है। अब ये लोहा का टुकड़ा है तो ये कुछ ना कुछ अणुओं से मिलकर बना होगा। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बहुत सारे अणु हैं और इन अणुओं से मिलकर ये लोहे का टुकड़ा बना है। तो जब ये अर्थ पे रखा हुआ होगा, यानी इस पृथ्वी पर रखा हुआ होगा, तो यहाँ पे दो तरह का अध्ययन हो रहा। अगर हम इसको इसके बाहरी तौर पर, मतलब हम इसके एक्सटर्नल बॉडी पर देखें, एक्सटर्नल बॉडी, और ये हो गया हमारा इंटरनल बॉडी, ठीक है। ये बाहरी इसकी जो बॉडी है और ये आंतरिक बॉडी है। तो जो बाहरी रूप में, जो बाहर से इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेंगे, यानी बल लगेगा, और इसमें जो मूवमेंट होगा, अगर मैं इस लोहे के टुकड़े को उठा के फेंक देता हूं तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा पहला। दूसरा क्या लगेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे यानी बल लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध लगेगा। तो ये जो अध्ययन होगा, मतलब किसी भी पदार्थ के ऊपरी अध्ययन को हम जिसमें शामिल करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा, यहाँ हम जिसमें शामिल करेंगे वो कहलाएगा हमारा फिजिक्स, यानी भौतिक। लेकिन बॉडी के अंदर ये देखिए कि ये जो हमारा लोहे का टुकड़ा है वो किसी ना किसी अणु से मिलकर बना है। अणु यानी कि एटम से मिलकर बना है। तो ये जो एटम से मिलकर बना है, एक अणु ने दूसरे अणु को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है। तो जब जोड़ कर रखा हुआ है तो इसके बीच में कोई ना कोई बल लगा होगा, इसकी कोई संरचना है, इसका संगठन है, संरचना है, इसका संगठन है। और अगर यही लोहे का टुकड़ा जब पानी में चला जाता है तो इस पे जंग लग जाता है, मतलब इसके अणुओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब इसके अणुओं में कुछ परिवर्तन होता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जंग जब लग जाता है तो वहाँ पे चेंजेस हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो संरचना, संगठन और इसमें जो परिवर्तन होता है, ये जो आंतरिक परिवर्तन है, यही कहलाता है केमिस्ट्री में। हम इसका अध्ययन जो करेंगे वो करेंगे केमिस्ट्री में। तो आप बेसिकली मेरा यहाँ समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर जितने एक्सटर्नल फैक्टर लगते हैं, चाहे वो बल हो, चाहे वो प्रतिरोध हो, वो सब फिजिक्स में हम उसका अध्ययन करते हैं। और आंतरिक जो भी इसके अंदर जो इसका संरचना होगा, संगठन होगा, जो इसका अंतराणुविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इन सब का अध्ययन जो हम करेंगे वो करेंगे हम केमिस्ट्री में। तो आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, कि किसी भी पदार्थ के आंतरिक अणुओं का या संरचना का, संगठन का जो अध्ययन किया जाता है वो केमिस्ट्री में किया जाता है। तो चलिए बेसिकली अब देखते हैं यहाँ से कि केमिस्ट्री जो है ये आया कहाँ से। तो ये केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मिस्र से। मिस्र एक देश है, इस मिस्र देश से ही जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति है। आप ऐसा समझिए, मिस्र देश के लोग जो थे वो साबुन बनाने की कला जानते थे। साबुन और अन्य रासायनिक पदार्थ की बनाने की कला जानते थे और इसे वहाँ पर जो कहा जाता था वो कहा जाता था कीमिया। ठीक है, क्या कहा जाएगा, कीमिया कहा जाता था।
और इसी कीमिया से, क्योंकि बनाने की विधि जानते थे, जब दो तीन चीज़ें आपस में मिलेगी तो आपको पता है कि जब दो तीन चीज़ें आपस में मिलेगी तो उनमें जो उनके आंतरिक चीज़ें हैं यानी अणु और परमाणु के बीच में आदान प्रदान होगा, जब वो आपस में मिलेंगे तो कुछ एक नया सा केमिकल बनेगा। तो वो जो साबुन होता था तो उसी ही को क्या कहा जाता था, इस बनाने की विधि को क्या कहा जाता था, कीमिया कहा जाता था। और इसका बेसिकली जो मतलब होता था वो मतलब होता था काला रंग। ठीक है, क्या होगा मतलब काला रंग। तो ये कीमिया शब्द से ही जो है वो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो मिस्र देश से, जब ये मिस्र देश में ये विधि तो थी, इसके बाद जैसे जैसे आपको पता है कि पहले के देश में पहले जो होता था वो राजा एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, एक देश दूसरे देश पे जाके आक्रमण करता था, तो वहाँ से सांस्कृतिक विरासत जो उनकी होती थी, जो संस्कृति होती थी, उसका आदान प्रदान तो होता था, साथ में शिक्षा का भी आदान प्रदान होता था। जैसे आपने देखा होगा कि जो इंडिया में जिन लोगों ने भी अटैक किया बाहरी लोगों ने, तो यहाँ की देश की विद्या को उन्होंने ले जाके बाहर अपने देश में भी ले गए। वैसे ही जब मिस्र देश पे आक्रमण हुआ तो ये जो इनकी ये जो नई वस्तु बनाने की जो कला थी, जिसको वो कीमिया कहते थे, उसका भी दूसरे देशों में आदान प्रदान हुआ। और जब वो यहाँ से दूसरे देश में गई तो लोगों ने इसमें फर्दर डेवलपमेंट किए, और जब फर्दर डेवलपमेंट किए तो वही चीज़ जो हो गई वो साइंस की एक ब्रांच बनी जिसका नाम पड़ा केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अब बेसिकली जो एक क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो यह आएगा कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है, तो वो होता है काला रंग। ठीक है, अब ये काला रंग हो गया। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन आपको बनेगा कि केमिस्ट्री के जो पितामह है ना, पितामह किसे कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, हर वह व्यक्ति जो किसी फील्ड में शुरुआत करता है या उसकी इनिशियल शुरुआत करता है, तो जो इनिशिएट लेगा वही उसका पितामह कहलाता है। ठीक, जैसे आपको पता है कि न्यूटन जो है उसने उन्होंने फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल दिए। ठीक है, तो उन्हें ही क्या बोला, भौतिक का पितामह किसे बोला, तो न्यूटन को कहा। तो वैसे ही जो केमिस्ट्री है उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान या जिसने उसकी शुरुआत की उसे ही उसका पितामह कहा जाता है। तो केमिस्ट्री के जो पिता होंगे वो होंगे लेवासिए। याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि केमिस्ट्री के पितामह किसे कहा जाता है, तो केमिस्ट्री के पितामह कहा जाएगा लेवासिए को। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बने कि पहला कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे कीमिया से। कीमिया का मतलब हुआ काला रंग, और इसके जो जनक हैं, केमिस्ट्री के जो जनक हैं ये हैं, वो हैं लेवासिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्दर, जो कि इसका बेसिक है। अब हमने समझा केमिस्ट्री क्या है, अब हम समझते हैं कि पदार्थ यानी सब्सटेंस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पदार्थ यानी कि सब्सटेंस। पदार्थ किसे कहा जाएगा, पदार्थ क्या चीज़ है। ठीक, तो पदार्थ क्या चीज़ है, तो मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फिर से मान लेते हैं ये कि ये जो है ये लोहे का एक टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, आयरन बिलेट बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, चलिए ये पड़ा हुआ है। तो अब देखिए पदार्थ किसे कहा जाता है कि प्रत्येक वह वस्तु, यह अर्थ है प्रत्येक वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है यानी मास होता है, जिसका स्वयं का आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है, और जो स्थान घेरती है, जो इसका तीसरा पॉइंट आएगा, जो क्या करे, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम होता है, और जो स्थान घेरती है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। आपको पता होगा कि पदार्थ अब बहुत सारे हो गए, है ना, पदार्थ बहुत सारे हो सकते हैं। बताइए कि क्या कौन कौन सी वस्तु जो स्थान घेरती, तो आप बोलोगे कि सर ये पेन भी स्थान घेर रहा है। ठीक है, ये बोर्ड है, ये भी एक स्थान घेर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दूध है, पानी है, लोहा है,
पत्थर है, वो प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ यानी कि सब्सटेंस कहलाता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि द्रव्यमान या मास किसको कहते हैं। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि जो स्थान घेर रही है वो पदार्थ कहलाती है। तो ये देखो, ये किस स्थान घेर रहा है, ठीक है, ये बारीक बारीक प्लास्टिक के कणों से बना है, मतलब कुछ ना कुछ अणुओं से मिलकर बना है, स्थान घेर रहा है, तो इसको हम पदार्थ बोल सकते हैं। ये माइक लगा है, ये क्या एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये भी स्थान घेर रहा है, इसमें भी अपना द्रव्यमान है, तो स्थान घेर रहा है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है कि ये देखिए, ये अपना खुद का एक इसने स्थान लिया हुआ है, स्थान घेर रहा है। पर ये मास क्या है, मास यानी द्रव्यमान क्या है, तो इसके लिए, इससे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जब हम लोग, आपने देखा होगा कि जब सभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम गेहूँ पिसाने जाते हैं तो एक गेहूँ की ऐसे बोरी होती है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये गेहूँ की बोरी है। ठीक, तो गेहूँ की बोरी के अंदर होते हैं क्या, गेहूं के दाना, और ये गेहूं के जो दाना है, जितने ज़्यादा दाना होंगे उतना ही बोरी का साइज जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जो गेहूं के दाने के कारण इसका क्या आया है, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है ये स्थान घेर रही है, स्थान घेरा है इसने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, गेहूं के दाना। तो ये जो गेहूं के दाना है वो इसके अंदर का द्रव्य है, मतलब कि जो मैटर है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ यानी या किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित मैटर, उपस्थित मैटर या द्रव्य की मात्रा, या द्रव्य की मात्रा क्या कहलाएगी, तो वो उसका, उस वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, तो गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी के अंदर क्या है, गेहूं के दाना। तो गेहूं के जो दाना है वो उस गेहूं की बोरी का क्या है, मैटर है ना, यानी उसका क्या है, द्रव्य है, उसमें उपस्थित मैटर है। वही मैटर को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। और इसी द्रव्यमान के कारण कोई भी वस्तु क्या करेगी, स्थान घेरेगी। तो द्रव्यमान से संबंधित कुछ और चीजें समझ लीजिए कि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ, अगर हमने उसे पदार्थ यानी सब्सटेंस बोला है, तो उसका द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये गेहूं की बोरी के अंदर अगर गेहूं के दानों को हटा दिया जाए तो द्रव्यमान क्या बचेगा ही नहीं। तो द्रव्यमान अगर होगा जब तो पदार्थ होगा, इसलिए द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। और द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, साथ में जब द्रव्यमान होगा तो वो स्थान घेरेगी, स्थान घेरेगी। कोई भी पदार्थ जो होगी स्थान घेरेगी या घेरेगा। सिंपल सी बात है। तो आप ये समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, स्थान घेरना किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण है ना, यही पदार्थ जो है इनका वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है। तो पदार्थों का वर्गीकरण दो तरीकों से किया जाता है। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण जो होगा वो दो तरीकों से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ जो है, पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, पदार्थ, इसका जो वर्गीकरण है मतलब क्लासिफिकेशन है, इनको दो तरीकों में बांटा जाएगा। पहला जो तरीका होगा, पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, और जो दूसरा वर्गीकरण होगा वो होगा रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने वर्गीकरण किया? दो, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक में भी कितने होंगे? तो भौतिक में होंगे जी कितने? तीन। पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गैस। ठीक है, जो अगला वर्गीकरण है इसका वो हो जाएगा हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो ये हो जाएगा हमारा शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, और यहाँ पे आ जाएगा मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और ये आ जाएगा मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को भी अगर आगे फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो ये शुद्ध पदार्थ आ जाएगा तत्व,
तत्व के बाद यहाँ पे बनेगा यौगिक, और जो मिश्रण है वो आ जाएगा हमारा, या तो वो होगा समांग या तो होगा विषमांग। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पदार्थ जो होगा वो जो होगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। इसको कितने भागों में बांटेंगे तो आप बोलोगे 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो शुद्ध पदार्थ होगा, मिश्रण होगा, और शुद्ध पदार्थ भी तत्व होगा या यौगिक होगा, और मिश्रण समांग या विषमांग होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया है। तो अब हमें समझना है ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण समांग या विषमांग क्या होते हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, तत्व, यौगिक, ठोस, द्रव और गैस पे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस की। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे क्या की बात करेंगे, ठोस की, यानी ठोस मतलब की हो जाएगा ठोस, सॉलिड। ठीक, ठोस या कि सॉलिड। ठोस अवस्था किसे कहते हैं या, ठीक है, तो फिर से मैं एक शेप बना देता हूँ। मान लेते हैं हम लोग कि यही पेन है, या एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये डस्टर है। ठीक है, ये डस्टर है, इसको यहाँ अपन पुट कर देते हैं। अब ये जो डस्टर को मैंने यहाँ पुट कर दिया है, तो बताइए कि क्या ये ठोस है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठोस है। दबा रहा हूँ, ये देखो दबा रहे हैं सर, नहीं दब रहा। ठीक है, खींच रहा हूँ, नहीं खिंचा रहा। एक लिमिट तक अगर मैं दबा रहा हूँ तो नहीं दब रहा है, खींच रहा हूँ तो नहीं खिंचा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये डस्टर, यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा डस्टर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो मिला होगा, इसके अगर मैं छोटे छोटे कण करूँ तो ये कोई ना कोई अणुओं से मिलके बना होगा। ठीक है, सबसे आंखों से दिखने वाली जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होगी, अणु। और उसके बाद और भी देखेंगे तो आपको मिलेगा परमाणु। परमाणु भी बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, अणु है। अगर ये एक दूसरे से, अणु यानी कि एटम, अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत इनके बीच में एक बहुत शक्तिशाली बल लग रहा है, उस बल के कारण ही इन्होंने अपना जो शेप है वो बदला नहीं है। जब तक वो बल से ज़्यादा बल नहीं लगेगा तब तक कि वो शेप बना रहेगा। तो वो जो बल है इनके बीच में जो काम करता है उसको बोलते हैं अंतराणुक बल, या कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अंतराणुक बल या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, उसी के कारण जो है इसका शेप बना हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सॉलिड यानी ठोस किसे कहा जाए, तो ठोस उसे कहा जाएगा जिसका एक निश्चित मतलब डेफिनेट शेप हो, है ना, यानी निश्चित साइज, निश्चित आकृति हो। कैसी होगी, एक निश्चित आकृति होगी। दूसरा, इनके बीच में देखो, अगर ये जो डस्टर था, इसके बीच में कोई भी गैप दिख रहा है क्या आपको, कुछ भी दिखा नहीं, मतलब मैं अगर अंदर हाथ डाल रहा हूँ तो जा रहा है क्या, नहीं। तो इसके मतलब इनके जो अणु होंगे वो बिल्कुल पास पास चिपके होंगे। जब पास पास चिपके होंगे मतलब इनका जो घनत्व होगा, जो घनत्व यानी कि डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। डेंसिटी कैसी होगी, घनत्व कैसा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट आएगा, जो इनको दबाने पे ये दबते नहीं है, मतलब ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी है ना, यानी संपीड़ितता बहुत कम है, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, बहुत कम होगी, है ना, एक निश्चित अमाउंट तक दबेगा, उसके बाद नहीं दबेगा। तो ठोस किसे कहा जाएगा, ठोस उसे कहा जाएगा जिसका निश्चित शेप और साइज होगा। निश्चित शेप और साइज क्यों है, क्योंकि ये अणु, ये मिलके किससे बने होंगे, अणु या एटम से मिलके बने होंगे, और ये अणु के बीच में लगने वाला जो फोर्स है,
इनके बीच में क्या है, एक फोर्स यानी बल कार्य कर रहा है। उस बल का क्या नाम है, अंतराण्विक बल या कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाएगा। तो इसके तीन पॉइंट हुए, डेफिनेट शेप, डेंसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता इसकी कम होगी। तो ऐसे पदार्थ को हम कैसा बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे यानी कि ठोस बोलेंगे। अब अगला चलते हैं, देखते हैं हम किसके बारे में, सॉलिड हो गया। अब हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में कि लिक्विड किसे कहा जाए, यानी कि द्रव किसे कहा जाए। तो द्रव किसे बोलेंगे भाई, द्रव यानी कि लिक्विड किसे कहा जाएगा। तो अभी मैंने बताया था आपको किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। अब देखिए, अगर ये कोई पात्र है, आप सबको पता है ना, ये पात्र के अंदर अब हम रख देते हैं, किससे डाल देते हैं, तो पानी यानी कि हम वाटर को डाल देते हैं। अब ये जो वाटर है, यहाँ पे देखिए कि ये जो वाटर है, क्या इसका निश्चित शेप और साइज है। अगर मैं इसी पानी को जग के अंदर इस आकृति में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो इस आकृति का बन जाएगा, ठीक है। पर क्या इसका द्रव्यमान निश्चित है, 1 लीटर पानी हमेशा 1 लीटर पानी होगा, मतलब उसके अंदर जो उपस्थित जो मैटर है, वो मैटर कभी भी क्या कम या ज़्यादा होगा, नहीं। पानी के अंदर का जो मैटर है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, चाहे आप इसे जग में रख दें, चाहे किसी पात्र में रख दें, चाहे किसी बाल्टी में डाल दें, क्या कम होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई मैटर कम नहीं हो रहा है, ठीक है। पर क्या इसका शेप और जो साइज है वो बदल सकता है, तो शेप और साइज बिल्कुल बदल सकता है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको जब हम कंप्रेस कर रहे होंगे तो ये क्या दब रहा होगा, तो थोड़ा दबेगा, यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी पर बहुत थोड़ी होगी। तो देखते हैं अपन, पहली बात यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ, पहला पॉइंट, किसी भी शेप और आकृति में होगी तो इसका जो इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट शेप होगा, यानी अनिश्चित आकृति होगी, अनिश्चित आकृति। दूसरा पॉइंट जो होगा, मास या इसका द्रव्यमान, मास कैसा होगा, मास इसका समान होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा जो पॉइंट है, कंप्रेसिबिलिटी जो होगी, कंप्रेसिबिलिटी जो होगी यानी संपीड़ितता जो होगी वो कैसी होगी, कंप्रेसिबिलिटी इसकी कैसी होगी, कम होगी, मतलब ये कम कंप्रेस होगा लेकिन कम। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी हो जाएगी, लिक्विड की। सॉलिड को हम कर सकते हैं बहुत कम, लेकिन उससे ज़्यादा किसकी होगी, लिक्विड की। लिक्विड को उससे थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अगर इसी के अंदर ऑयल रहता, आपने देखा होगा इसी का प्रिंसिपल, अगर ये इसी ऑयल को जब आप यूज़ कर लेंगे, तो आपने हाइड्रोलिक्स के बारे में सुना हो, तो हाइड्रोलिक में बेसिकली ऑयल ही रहता है जिसको कंप्रेस किया जाता है और वहाँ दूसरे एंड पे फोर्स को प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो बात हो गई द्रव की। अब बात करते हैं गैस की, कि गैस क्या होता है ना। तो आप समझ तो गए होंगे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। अब गैस को किस तरह से डिफाइन किया जाए, तो गैस को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, गैस। तो देखिए गैस क्या होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम मेरा खराब है ना, ठीक है। ये हमारा है टायर। आपने देखा होगा यहाँ पे एक नली लगाई जाती है और इसके अंदर हवा भर दी जाती है, 35 पाउंड भरती है, मतलब कार के टायर के अंदर। और अगर ये टायर फूट जाए तो ये पूरी टायर जब बाहर निकल जाए तो किसी भी रूम को ये फिल कर सकती है, ठीक है, किसी भी रूम को ये फिल कर सकती है। इतनी हवा वो रूम में फैल जाएगी एक टायर। तो हम चाहे तो पूरे रूम में उस हवा को फैला सकते हैं या किसी टायर में उतनी ही हवा को हम रख सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि हवा भी तो है, कोई भी अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन गैस को हमने इसके अंदर डाला हुआ है, ट्यूबलेस टायर में नाइट्रोजन ही डालते हैं, तो अगर नाइट्रोजन को डाला हुआ है तो आप ये समझिए जब हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो अणु होंगे नाइट्रोजन गैस के, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो नगण्य होगा। वो कैसा होगा, नगण्य, मतलब नहीं के बराबर। इसलिए इनका कोई भी शेप और साइज नहीं होगा, इनका कोई भी शेप नहीं होगा,
नहीं होगा, यानी इनकी कोई भी आकृति, शेप यानी आकृति नहीं होगी। यहाँ पर ये किसी भी आकृति में ढाले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको शायद लिक्विड में बोला, लिक्विड में भी उसका कोई शेप आकृति नहीं होगा, लेकिन मास जरूर होगा। ठीक है, मास यानी द्रव्यमान उसका उतना ही होगा। लिक्विड में उसका कोई शेप या आकृति जो होगी, शेप नहीं होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान निश्चित होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट कि इंटरमोलिकुलर फोर्स है, नगण्य है, शेप नहीं होगा। ठीक है, इनका शेप क्या है, नहीं होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी से हमको समझ में आ रहा है कि गैस किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड जिसका शेप होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए निश्चित शेप होगा। लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण शेप उनका निश्चित शेप नहीं होगा, जिस भी पात्र में डालेंगे उस भी पात्र में भर जाएंगे। ठीक है, पर उनका मास यानी द्रव्यमान निश्चित होगा। यहाँ पर लिक्विड है, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, नगण्य है, शेप नहीं होगा, आकृति भी इनकी निश्चित नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब हमने 3 अवस्था पढ़ ली, एक और साथ में पढ़ लीजिए जो कि आपको काम आएगा। वो है किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो होती है, 3 अवस्था आपने पढ़ा, चौथी भी अवस्था पढ़िए, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसको कहते हैं? ठीक है, ठीक, चलिए प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा किसे कहा जाता है? तो आपने देखा होगा ये घर में इस तरह का एक ट्यूब लगा होता है। ठीक है, घर में क्या हो गया, एक ट्यूब लगा होता है, और इस ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन प्लस में जो मरकरी है, मरकरी यानी नाइट्रोजन और मरकरी वेपर, मरकरी मतलब कि पारा जो होता है ना, उसकी वेपर रखी होती है। ठीक, अब यहाँ पे करंट जो होता है वो पास होता है। जब करंट पास होता है तो इसके अंदर जो होगी गैस जो होगी वो बहुत अमाउंट में धीरे धीरे क्या होती है, वो गर्म होने लगती है। ये ट्यूबलाइट है, इसको बोला जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंट ट्यूब। और एक और होता है हमारे पास CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इनके अंदर नाइट्रोजन और मरकरी वेपर भरी होती है। अब ध्यान से बात समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये वेपर है, ये वेपर है नाइट्रोजन का गैस और मरकरी वेपर। इसको जब गर्म करेंगे, लगातार ट्यूब चालू है, ट्यूबलाइट आप घर से छोड़ के चले गए, ऐसे ही वो चल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाता है तो उस समय क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम सबको पता है कि कोई ना कोई पदार्थ, सभी पदार्थ अणु से मिलके बने हैं, और अणु में भी होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन होता है ये इसका न्यूक्लियस है, यानी इसका नाभिक है, और ये नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस बन जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, और इसे ही कहा जाता है आयन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? आयन। तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इधर एक जगह पे पॉजिटिव हो गए। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को, क्योंकि पैक तो ये इसके अंदर है ही, तो जब पैक है तो ये आपस में इसके अणु एक दूसरे से टकराएंगे, और ये जब टकराते हैं तो एक अलग प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की ऊष्मा प्रदान करते हैं, और ये एक उजला सा लाइट प्रदान करते हैं, जैसे CFL। तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप बोलते हैं कि CFL को बहुत देर तक के जलाओ तो अपने आप जो है वो थोड़ा सा तेज जलता है, उसका उजाला जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो ज़्यादा उजाला हो गया है उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलेंगे प्लाज्मा, जहाँ पे इसकी एक निश्चित चमक जो होगी ज़्यादा हो जाएगी, और यही स्टेट है प्लाज्मा। अब गैस में और इसमें क्या अंतर है? तो गैस के में जो गैस होगी, मान लो कंटेनर में गैस भरी है, इस गैस में इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी बिजली जो है वो पास नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो होगा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसलिए जो ये स्टेट है वो गैस के मुकाबले अलग है, और जब ये गैस से अलग है, इसी अवस्था को हमने बोला है
है प्लाज्मा। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए सूर्य और तारे किसका रूप है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा का रूप है। ठीक है, प्लाज्मा का क्यों रूप है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम सबको पता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए प्लाज्मा के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये समझना ज़रूरी है। प्लाज्मा ये हमारा सूर्य है, सन है, इसके अंदर लगातार हीलियम गैस, ठीक है, इसके अंदर लगातार हीलियम गैस जल रही है। और ये जब गैस जल रही है तो लगातार जलने के कारण जो हीलियम गैस है उसके जो अणु हैं वो भी आयोनाइज्ड हो गए हैं। आयोनाइज्ड यानी आयनीकृत हो गए हैं। आयनीकृत होना का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो विशिष्ट प्रकार की चमक प्रदान कर रहे हैं और यही जो चमक है इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो आप क्या बताएंगे जब भी प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा वो अवस्था है जहां पर किसी भी पदार्थ को, एक निश्चित पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, खासकर गैसें, उन गैस को जब हम गर्म करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि उनके अंदर के जो परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और जब सिर्फ मॉलिक्यूल्स बचता है, मॉलिक्यूल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। जब मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो गया, इधर ये नेगेटिव हो गया, आपस में ये टकराते हैं, इसके कारण एक विशिष्ट चमक निकलती है जिसका नाम क्या हुआ, प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो आप बोलेंगे 4। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और कभी पेपर में आए कि बताइए पदार्थ की कौन सी 5वीं अवस्था खोजी गई है, तो आप कहेंगे वो होता है BEC। क्या होगा पदार्थ की 5वीं अवस्था, BEC। पेपर में ये कभी नहीं आता है, लेकिन अगर आज के पेपर में आने लग गया तो आप बताइए BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अदरवाइज आप पदार्थ की कितनी अवस्था बताएंगे, 4, जिसका नाम है प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बना आपका कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ, किस शब्द से हुई, तो आप बताएंगे कीमिया, जिसका मतलब होता है काला रंग। केमिस्ट्री कहाँ से, कीमिया यानी वहाँ की स्टार्टिंग कहाँ से, किस देश से हुआ, तो बताएंगे मिस्र देश से इसका आरंभ हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ठोस किसे कहा जाएगा, जिसका निश्चित शेप होता है, डेंसिटी इसकी हाई होती है, मास इसका निश्चित होता है। दूसरा बताइए कि पदार्थ कितनी अवस्था होती है, 4, प्लाज्मा कितनी होती है, 4, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, ये आयनीकृत गैसों का एक समूह होता है जिसके कारण उस गैस की जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं एक विशिष्ट चमक निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, बात करते हैं इसके अलावा जो हमने रासायनिक वर्गीकरण देखा है उसमें हमने देखा है क्या, तो हम पढ़ेंगे उसमें तत्व। क्या, तत्व किसे कहा जाता है, तत्व। ठीक है, तो तत्व किसे कहा जाता है, तो देखिए फिर से एक एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं सोना है ना, अपन बहुत अमीर आदमी है, या हम मान लेते हैं चांदी, ये चांदी का बिस्कुट, इसको पिक्चर में स्मगलिंग करते थे गुंडे लोग, तो ये चांदी है, चांदी के बिस्किट है ना। अब ये चांदी का बिस्किट क्यों चांदी का है, क्योंकि इसके जो अणु है, प्रत्येक अणु है, इन अणु का क्या गुणधर्म जो है वो समान है। गुणधर्म क्या है, समान है, प्रत्येक अणु का गुणधर्म समान है। अगर एक भी अणु दूसरा हो जाता तो ये तो फिर एलॉय बन जाता, लेकिन मिश्र धातु, लेकिन चांदी के प्रत्येक अणु, अगर आप ये हिस्सा काटोगे यहाँ के अणु देखोगे और ये हिस्सा काटोगे यहाँ के अणु देखोगे, इन सब का गुणधर्म कैसा होगा, समान। तो ऐसे तत्व जिनका गुणधर्म समान होता है उनसे बना पदार्थ जो होता है वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है तत्व। समझ गया। चांदी के प्रत्येक कण, अणु का मतलब आप समझ लीजिए कण, आपने देखा है ना, पत्थर कभी पीस के देखिए तो वहाँ पे एक बारीक बारीक से कण निकलते हैं जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। वो कण को अगर आप देखेंगे उसका प्रत्येक कण, इसके यानी चांदी का प्रत्येक कण कैसा होगा, समान होगा। किसी भी पदार्थ का प्रत्येक अणु अगर समान गुणधर्म दर्शा रहा है तो वो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यौगिक पे कि यौगिक किसे कहा जाता है। तो तत्व तो हो गए, अब बात करते हैं यौगिक। किन्हीं दो तत्व, यौगिक यानी कि कंपाउंड, कोई भी दो तत्वों
के समान जब मिश्रण होगा, समान दो तत्वों के मिश्रण जब होगा, दो तत्वों का मिश्रण, और उनमें इक्वल रेशो यानी समान रेशो में बना एक नया पदार्थ जो होगा, नया पदार्थ कैसा होगा, वही क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। अब सर इसका मतलब क्या होता है तो समझा देता हूँ। वाटर H2O, ठीक है, क्या हुआ, H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। क्यों तत्व, इसको मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के गुणधर्म कैसे होंगे, समान, और हाइड्रोजन का गुणधर्म कैसा होगा, समान। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो अगर ये निश्चित एक समान रेशो में मिलते हैं, मतलब इनका जो रेशो होगा, है ना, रेशो कितना कैसा होगा, समान होगा। जब ये समान रेशो में मिलेंगे तभी पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है, तभी किसका निर्माण कर लेंगे, ये पानी का निर्माण करेंगे। अगर ये जब पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है, समान रेशो में, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित समान अनुपात में जब मिलेंगे तभी पानी का निर्माण करेंगे, अदरवाइज से कोई भी नया एलिमेंट बना देंगे, हमें पानी प्राप्त नहीं होगा। तो पानी क्या है, एक यौगिक है, यानी कंपाउंड है, जो कि दो तत्वों के समान रेशो से मिलके बना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। तो आगे के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अणु-परमाणु पदार्थों की भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। अणु क्या होता है, परमाणु क्या, इस पर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए पदार्थ क्या होता है। केमिस्ट्री का मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है आपको, और पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, उनका वर्गीकरण मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को देखते रहें, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बनते चले जाएँ और पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।